जो पढ़ाया एक एक क्वेश्चन वही आया। ठीक है, तो इस पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे और देख लेना आपके कितने सही हैं या कितने गलत। ठीक है, बाकी बच्चों क्लास 11th की मैथमेटिक्स में जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो वेट मत करिए आगे कि रिजल्ट आएगा फिर कक्षा 11 स्टार्ट करेंगे, नहीं, पढ़ाई शुरू से स्टार्ट कर देना। बाकी बोर्ड्स के बच्चे शुरू से करते हैं और आप लोग एंड में आते हो यहाँ पर देखने। तो एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों हमसे, कह रहे निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है। तो आप जानते हैं कोई भी अभाज्य संख्या होती है और उसके ऊपर अंडर लग जाते हैं तो वो अपरिमेय होती है। तो ये जो अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, 16/5 p/q के रूप में है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है तो परिमेय है। p/q के रूप में बट्टे में 0 नहीं है, परिमेय संख्या है। 16 को लिख सकते हो अंडर 16 को 4, 4 एक परिमेय संख्या होती है। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे ये जो बहुपद है द्विघात बहुपद, अगर इसके शून्य अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो ये सूत्र पूछा आपसे, तो क्या होता है -b/a होता है। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ, कहने समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या है। समांतर श्रेणी का जो पांचवा पद होता है, पांचवा पद निकालना है, यानी कि a+4d कम कर दो। तो देखो भाई a का मान क्या है, समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो है 10। ठीक, डी क्या होता है, डी होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, -3 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे -3, तो 10 प्लस गुणा माइनस माइनस, 4×3 = 12, 10 में से 12 घटाएंगे -2, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा -2। ठीक, कह रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा किस थीटा का मान होता है, मतलब कौन से वाले एंगल पे दोनों का मान बराबर होता है। तो साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 45। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, तो y निर्देशांक 0 किसका है, इसका है, पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के अगर मूल समान है तो k का मान क्या होगा। अगर मूल समान होता है तो विविक्तिकर का मान 0 होता है ना, d का मान 0 होता है, यानी कि b² - k4ac का मान 0 होगा। अब b क्या है भैया, a क्या है, a क्या होता है, a होता है x² का गुणज, b क्या होता है, b होता है x का गुणज, और c क्या होता है अचर पद। अचर पद क्या हमारा k है, यहाँ हम रख देंगे b हमारा क्या -6 वर्ग 4, a का मान है 1 और c का मान है k। देखो यहाँ से वर्ग करेंगे माइनस का वर्ग प्लस 36, 4 k हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का ये जो 4k इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस का 4k, और ये 4 जो गुणे में इधर रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 4×9 = 36, तो k का मान क्या आ गया, 9 आ गया। k का मान क्या आ गया बच्चों, 9 आ गया। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ, कह रहे बिंदु त्रिभुज ABC में BC 6 सेंटीमीटर है, तो AB और AC के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये A, ये B और ये C है। हमें बोला है कि जो BC की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहे हैं BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो AB और AC के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। देखो AB, हाँ, और AC, AB और AC के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले, इसका जो मध्य बिंदु होगा और इसका जो मध्य बिंदु होगा, जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन बच्चों अधूरा है, ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा है, क्योंकि हमें बस BC दे रखा है। ठीक है, हमें बस BC दे रखा है और ये 6 दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल है। पता नहीं किसने सेट किया है इस क्वेश्चन को, जब बाकी बिंदु ही नहीं दिए हैं और ये हमें 6 दे रखा है और इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु की लंबाई हमसे पूछ रहा है। इम्पॉसिबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। आई डोंट नो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जिसने क्वेश्चन सेट किया है वो कर दे तो सही बात है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं अपील कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन अगर थोड़े आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए या जो है ही नहीं, जिसका क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन गलत सब गए, अगर उसको आपने अटेम्प्ट किया तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, जैसे ये वाला पूरे नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं आंकड़ों के माध्य और माध्यिका दे रखे, उनका बहुलक ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 × माध्यक -2 माध्य।
ये हमारा शूद्र होता है ना। तो प्रश्न में क्या बोल रखा है कि माध्य का मतलब माध्य दे रखा है 12, माध्य में क्या दे रखा है 12, और माध्यिका दे रखा है 15, माध्यिका दे रखा है 15। ओके ठीक है। अरे यार 15 दे रखा है ना, 15 दिया 45, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन पहले होने लगता है। 12 दूनी 24, 5 में 4 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, दोबारा ज़रूर देखिए। अगले प्रश्न में हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हमसे क्या बोला जा रहा है, पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ लिखेंगे 26, काटो इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, 91 है, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13, ठीक है, और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 13। तो 2 संख्या में दी हुई है, हमें वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है 13 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13, जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात। तो 13 एकम 13, ठीक है, आंसर क्या होगा 13 होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तुम लिखेंगे माना श्रेणी का nवा पद शून्य है, nवा पद शून्य है, यानी कि en हमारे पास 0 है, और हमें दिया क्या हुआ है, देखो AP है ना, AP तो भाई दे ही रखी है हमें। AP का जो पहला पद है वो हमें दे रखा है 21, प्रथम पद है 21। शार्वंतर D क्या होता है, दूसरे पद में से हमें पहला पद घटा देना होता है, तो यह -3, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक, आप जानते हैं कि भैया जो an होता है ना वो होता है a प्लस n-1 गुणा d के बराबर होता है। तो an हमारे पास क्या है, an हमारे पास है 0, a हमें दे रखा है 21, n हमें ज्ञात करना है, और d हमारे पास है -3। तो देखो ये प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21 हो गया, तो -3 इधर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, माइनस से माइनस कटा, 3 सत्ते 21, 7 बार गया, और ये माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो n का मान क्या हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल हमें दे रखे हैं, मूल अल्फा और बीटा के मान दे रखे हैं। तो देखो दिया है मूल अल्फा का मान दे रखा है 5 और बीटा का मान दे रखा है -2। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, यही सूत्र होता है। x² अल्फा का मान है 5, बीटा का मान है -2, गुणे में है x, और फिर है अल्फा गुणा बीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा x², 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3x प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। तो ये हमें हमारा द्विघात बहुपद आराम से मिल गया, इतना आसान था। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसका मान क्या होगा, 5वें नंबर पे क्या है यहाँ पर, sin 60 गुणे cos 30 प्लस cos 60 गुणे में है sin 30। मान रखो sin 60 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अंडर रूट से गुणा करोगे, अंडर हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। देखो दोनों जब बट्टे में समान हो तो लॉसपा ऊपर वैसे का, देखो नीचे समान हो लॉसपा वही आ जाता है, और ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है। 3 और 1 4, बट्टे में 4, 4 एकम 4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष के अनुपात 1 में विभाजित करता है तो के का मान क्या होगा। ठीक है, इस के का मान क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये
उदाहरण का पूरा लेके लेके दे दिया है इन्होंने। ठीक, हमारे पास मान लेते हैं ये जो बिंदु है, ये बिंदु हमारे पास है 5, -6, इसका नाम मैंने ए दे दिया और इस वाले का नाम मैंने बी दे दिया, जो कि है -1, -4। ठीक है, ये हमें दे दिया है। और एक बिंदु हमें बोलना है जो कि वाई अक्ष पे बोला है, रेखाखंड को वाई अक्ष के लिए क्या होता है, एक्स निर्देशांक 0 होता है। एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। के अनुपात 1 में विभक्त करता है, के अनुपात 1 में विभक्त करता है, ये तो बोला है। तो m1 की जगह के है और m2 की जगह 0, और इसी के का मान हमें ज्ञात करना है। और ये हमारा क्या, x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, और ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। x निर्देशांक का मान क्या है, 0 है। m1 का मान क्या है, k है। x2 का मान क्या है, -1 है। m2 का मान क्या है, 1 है। और x1 का मान क्या है, -6 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा m1 का मान k है ना, एक सॉरी, बट कुछ भी हो ना बट्टे में, वो तो 0 हो जाएगा, किस 0 गुणक कुछ भी हो 0 हो जाता है। तो यहाँ से आ गया माइनस का के, यहाँ से आएगा 6 कम 6, तो माइनस का के इधर के हो जाएगा प्लस के, तो के का मान आ जाएगा -6। ये होगा के का मान। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सिद्ध करना है, इसको हल करके कॉस लाना है। ठीक है, तो 7वें प्रश्न में आ जाओ। बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, बाएं पक्ष में क्या है, sec a प्लस का है tan a, गुणे में है 1 - sin a। ठीक है जी। सो देखो, कोई सर्वविषमिका नहीं लग रही है तो सर्वविषमिका लगता है तो सर्वविषमिका लगाना पड़ता है। कोई सर्वविषमिका जब नहीं लगती है, साइन कॉस में बदलते हैं। तो सेक को हम लिखते हैं 1/cos और tan को लिखते हैं sin/cos। ठीक है, और यहाँ गुणे में क्या है बच्चों, 1 - sin है। अब देखिए, इसके बट्टे में भी कॉस है और इसके बट्टे में कॉस है, भिन्न के रूप में दिख रहा है, इसको हल करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ आ जाएगा कॉस। अब जब नीचे से मानो तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। इधर भी देखो क्या है, 1 - sin है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। आपको पता है ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है। और भैया ऊपर किस रूप में दिख रहा है, ये a + b, a - b। और आपको सूत्र पता होगा कि भैया a + b गुणा a - b, सूत्र जो होता है वो होता है a² - b² होता है कि नहीं, ये होता है। लगा दीजिए सूत्र, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और कॉस, एक कम कॉस, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हो गया साइन स्क्वायर बट्टे में कॉस। और आपको पता ही है कि 1 - sin स्क्वायर ए, सूत्र क्या होता है, सर्वविषमिका है ना, कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख दिया। बट्टे में क्या है, कॉस स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में। एक कॉस कटा, क्या बचा, सिर्फ कॉस। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि क्या लाना था, कॉस ए लाना था, ला दिया कॉस हमने। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखिए दिया है हमें, प्रश्न संख्या ये हमारी 8वां है। हमें क्या दे रखा है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है θ/360 गुणे में πr²। ठीक है ना, यही होता है। थीटा में दे रखा है 60, बट्टे में है 360, पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7 और त्रिज्या है 21, r² है यानी 2 बार गुणे में आ जाएगा। 6 छंग 36, 7 तियां 21, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 एकम, तो ऊपर आ गया 11 गुणा 21, 11 एकम 11, हासिल लगाई, 11 दूनी 22 और 1 23,
231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जो पढ़ा है वही आया, बाहर से कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर कह रहे यदि पी ई इतना है तो पी ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, पी ई नहीं हमें दिया क्या है, हमें दिया है पी ई 0.05। पी ई नहीं, ई नहीं बोले तो डैश, ये प्रायिकता हमें निकालनी है। ओके, हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश इसका मान 1 के बराबर होता है। और अगर हमें पी ई डैश निकालना है तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। घटा दो, इसका मान क्या है 0.05। मैं 1 को लिख सकता हूँ 1.00 और दशमलव आ गया, लगा दिया। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 0 घटेगा 9, आंसर आ जाएगा 0.95। ठीक है जी, तो ये हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्नों में। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो तो बार देखिए, हम सारा करेंगे, अथवा फतवा में जो भी होगा ना सारा करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अगले प्रश्न में ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF 18 है तो दो संख्याओं का LCM क्या होगा, है कि नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 10वां है। आप जानते हैं कि भैया संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो भैया HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ठीक है, संख्या में दे रखी है 306 गुणा 1314। HCF हमें दे रखे 18 और हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये 18 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। इधर आके क्या हो गया, बट्टे में आ गया। 306 को भाग देना है किससे, 18 से, जाएगा भागा, नहीं जाएगा। तो इसमें भागा देके देखो, 1 3 1 4 में अब भागा देके देखो 18 से कितनी बार जाएगा, 73 बार जाएगा। तो 306 को गुणा कर दो 73 से। ठीक है, आपको क्या करना है, 73 को गुणा कर देना है 306 से, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 22 33 8। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो परिमेय संख्या, हर एक परिमेय संख्या जो होती है बच्चों, अगर ये परिमेय है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और बट्टे का मान कभी 0 नहीं होता। P और Q हमारे जो होते हैं वो हमारे पूर्णांक होने चाहिए। और जो HCF होना चाहिए P और Q का, वो 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब लॉजिक क्या होता है कि अंडर वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। अंडर यहाँ आ गया और ये जो 3 गुणे में था के बट्टे में आ गया। ठीक है जी, आप जानते हैं, हम जानते हैं P/3Q क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम, कि √2 अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लगने पे वो अपरिमेय हो जाता है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या। अगर ये देखो, ये परिमेय है और ये अपरिमेय के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यानी कि ये जो चीज़ें आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अगर ये परिमेय होता तो इसको बराबर आना चाहिए था, ये तो बराबर नहीं आ रहा है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। अगर हमारी अवधारणा गलत है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भैया 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्या, अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो देखो वो संख्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या होगी, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 105, 105 होगी। आखिरी वाली सोचो, 9, 7 से काटेंगे ना, 9 9, 7 एकम 7, क्या बचा, 2 बचा, 7 चौको 28, 1 बचा, 7 पंजे 35, सॉरी 4 आएगा, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 1 बचा, 14, 7 दूनी 14, 4। आखिरी संख्या, पहली संख्या 105 होगी और आखिरी संख्या हो जाएगी 994, जो 7 से कटेगी। ठीक है, चूँकि यहाँ जो ए प्रथम पद है वो 105 है और जो अंतिम पद है वो 994 है, और डी हमारा 7 से विभाज्य बोला है ना, डी हमारा 7 है, हमें एन निकालना है, कितने पद बोला है। ठीक, हम जानते हैं कि भैया ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, यही होता है। अब इस सूत्र में सारा मान उठाकर रख दो और हल कर लो। ए एन हमारे पास क्या है, 994, ए हमारे पास है 105, एन हमें ज्ञात करना और डी हमारे पास 7 है। प्लस के 105 इधर के माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे तो देखो 14 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। ठीक है ना, हमें क्या घटना है, 994 में से ना 105 घटा देना है, तो ये आ जाएगा 8 8 9, और ये 7 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। ठीक है, और माइनस का मान इधर के प्लस का हो गया, तो एन का मान आ जाएगा 130। 3 अंकों वाली 130 संख्याएं हैं जो कि 7 से कटेंगी, 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं ए बी सी डी अगर एक समलंब है, ठीक है, ए बी सी डी अगर एक समलंब है तो इसके विकर्ण अगर परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए ए ओ बट्टे बी ओ बराबर होगा सी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, चलिए हल करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न है, देखिए समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है आपका, जिसमें हमें ये बोला गया है कि जो ए बी सी डी है और जो जिसमें ए बी सी डी आपस में समानांतर भी दे रखा है, ये भुज इसके समानांतर है, और इसका जो विकर्ण है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये हमने बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे समांतर, इसका नाम ए बी सी डी, इसका नाम ए दे दिया। हमें दिया क्या है प्रश्न में, हमें दे रखा है कि भैया ए बी जो है ना वो सी डी के समांतर है। हमने रचना किसे की कि जो ई ओ है वो हमने समांतर ले लिया डी सी के, या सी डी लिखो। तो अगर ई ओ डी सी के समांतर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो ई ओ है वो समांतर हो जाएगा ए बी के भी, क्योंकि सी डी और ए बी पहले से ही समांतर प्रश्न में दिए हुए हैं। देखो भैया, अगर ये चीज़ इसके समांतर है और ये वाला इसके ले रहे हो तो ये वाला इसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, और हमें सिद्ध क्या करना है उस पर आ जाओ। हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बट्टे जो बी ओ है वो सी ओ बट्टे डी ओ के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले वाले में आ जाओ। चूँकि ये वाला ले लेते हैं, ई ओ, अगर ई ओ समांतर मैंने ले लिया सी डी के, तो ये त्रिभुज बना, तो यहाँ लग जाएगा थेल्स के प्रमेय अनुसार, थेल्स के प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से, जो लिखना चाहो, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए ओ बट्टे ओ सी, ए ओ बट्टे ओ सी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टे ए डी, ए ई बट्टे ए डी, थेल्स का प्रमेय, समीकरण 1। फिर से अगर मैं ले लूँ ई ओ ए बी के समांतर, ई ओ समांतर ए बी के ले लिया, और यहाँ लगा देंगे थेल्स के प्रमेय से,
क्या हो जाएगा थेल्स के वन में से, यहाँ से आ जाएगा आपका, देखो यहाँ से आ जाएगा, इस रेशियो में लिया है ना हमने, ए ई बट्टे ए डी, तो यहाँ से आ जाएगा ओ बी बट्टे ओ डी। यहाँ से आ जाएगा ए ई बट्टे ई डी किसके बराबर, बी ओ बट्टे ओ डी के बराबर, बी ओ बट्टे ओ डी के बराबर। जिसको जिस अनुपात में के लिए ना उसको भी इसी अनुपात में इसको भी लेना पड़ता है। अब तुलना कर देंगे, ये चीज़ और ये चीज़ समान है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये चीज़ हट गई, तो क्या आ जाएगा, ए ओ बट्टे ओ सी बराबर आ जाएगा बी ओ बट्टे ओ डी। क्या आपको यही लाना था, नहीं, ए ओ के बट्टे में बी ओ है, तो देखो ये जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, आराम से बन गया। और ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ भी नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये तो और भी आसान है भाई, उससे भी। इन दोनों में अगर चॉइस दिया था ना तो ये वाला करना चाहिए था, ये ज़्यादा आसान था। कह दी गई आकृति में डी ई समांतर है बी सी के, ये जो डी ई है ना इस बी सी के क्या है, समानांतर है, तो इस ए डी का मान ज्ञात कीजिए। थेल्स का प्रमेय लगेगा, ठीक। तो देखिए थेल्स के प्रमेय से, अथवा वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ लिख देंगे थेल्स के प्रमेय से, उससे पहले लिख देना चूंकि डी ई समांतर हमें दे रखा है बी सी के, तो क्या हो जाएगा थेल्स के प्रमेय से, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टे ई सी। ए डी हमें निकालने के लिए बोला गया प्रश्न में, डी बी हमारे पास है 7.2, ए ई हमारे पास है 1.8 और ई सी हमारे पास है 5.4। ठीक है जी, तो देखिए भाई ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, और ये 5.4, 10 एक स्थान बाद यहाँ, एक स्थान बाद यहाँ हटा, 18 कम 18, 18 दिए 54, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो भैया जो ए डी का मान आ गया वो कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 13 है, तो पी क्यू की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 10वें चैप्टर पर आधारित प्रश्न है। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त का केंद्र का नाम बोला है O, हमारे पास एक स्पर्श रेखा, और ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। प्रश्न में ये बोला गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से इस प्रकार मिलती है, ठीक है, कि जो ओ क्यू है वो 13 सेंटीमीटर है, जो ओ क्यू है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। हमें बोल रहा है कि बताओ पी क्यू की लंबाई क्या होगी, पी क्यू की लंबाई क्या होगी, ये हमें निकालनी है। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, प्रमेय 10.1 के अनुसार त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण होता है, यहाँ बता देंगे। प्रमेय 10.1 से जो पी कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कि भैया जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, यही होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण 13 है। आधार क्या है, आधार मेरा पी क्यू है जो कि हमें ज्ञात करना है, और लंब मेरा त्रिज्या है 5, 13 का वर्ग 169, पी क्यू हमें ज्ञात करना है, और 5 का वर्ग 25। संख्याओं को एक तरफ लिखेंगे, प्लस का 25 तरह के माइनस का 25 हो जाएगा, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 144, पी इधर वर्गमूल लेंगे पी क्यू आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल होता है 12, तो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न भी हमारा आसानी के साथ बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमसे बस क्या पूछा गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यक नहीं निकालना, माध्यक वर्ग बोला है ऑलरेडी, इतना आसान क्वेश्चन। देखिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्नों में।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बंटर माध्यक बोला है ना। माध्यक के लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। माध्यक के लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल जो हमें दे रखा है, फिर हमारा यहाँ बारंबारता आता है, फिर हमारा संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 5, फिर 5 से 10, ठीक है, 10 से 15, 15 से 20 और अगला है 20 से 25। फिर हमें प्रश्न में बारंबारता दे रखी है 10, 15, उसके बाद 12, उसके बाद 20 और उसके बाद 9। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता पहला वाला वैसे के वैसे रखते हैं। ये 10 का 10, 10 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37, 37 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57, 57 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, ये हो जाएगा 66 और इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 66 और यहाँ लिखेंगे हम कुल। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, n/2 देखना होता है। n है 66/2, तो 2 तियाँ 2 तियाँ काटा। 33 से बड़ा ढूंढना है आपको पहली बार। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन जो सबसे पहली बार बड़ा आता है वो हमें देखना है। सबसे पहली बार बड़ा है ये 37, इसके सीध में आ जाओगे 12, इसके सीध में आ जाओगे 10 से 15। इसलिए हमारा जो माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग पूछा है आपसे ओनली, माध्यक वर्ग क्या होगा 10 से 15। और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा पूछता हूँ तो वो 10 होता। हो गया, 2 नंबर में इतना पूछा था और क्या हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, अच्छा होगा। खराब नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा होगा। तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हमें दिया क्या है, इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, हमें दिया है, हमें दे रखा है कुल बल्ब, कुल बल्ब दे रखा है 20, जिसमें से खराब बल्ब है, खराब बल्ब है 4। तो अच्छे बल्ब कितने होंगे, अच्छे बल्ब हो जाएंगे 20 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि अच्छे बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। अच्छे बल्ब की प्रायिकता, ये चीज़ हमें निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हमारे पास क्या है, अच्छे बल्ब कितने हैं 16 और कुल बल्ब हैं 20, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, तो उत्तर आ जाएगा 4/5। ठीक है, ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। अथवा में एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन है। देखो, पासे पर जो परिणाम होते हैं, पासा मतलब लूडो, पासे पर जो परिणाम है वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ खुद से और एक से घटे। तो अभाज्य संख्या बच्चों हमारी क्या होगी, दो, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। तो 2, 3 और 5 है। हमें प्रायिकता निकालनी है अभाज्य संख्या की। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम कितने हैं 3, कुल परिणाम कितने हैं 6। आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, बन गया आराम से। अगले वाले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोला गया है, निम्न रैखिक समीकरण को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ग्राफ के द्वारा हल करना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जो कुछ कुछ हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ना जो सिलेबस में नहीं थे, जो टीचर लोगों ने आपको नहीं पढ़ाए, बोर्ड एग्जाम में आ गए हैं। और ये हर बोर्ड के साथ हो रहा है, सभी हिंदी मीडियम में। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है 2x + y = 6 और अगला दे रखा है x - 2y +2 इधर के -2 हो जाएगा। ये 2 समीकरण में दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचने के लिए
हमें बिंदु निकालने पड़ता है समीकरण से, हर एक समीकरण से दो दो बिंदु निकालने पड़ते हैं समीकरण एक से। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आप बहुत जल्दी करा रहे हो। भाई पेपर दे के आए हो, मैं तो सॉल्व करा रहा हूँ, कोई चीज़ तुम सीख नहीं रहे हो, सब तुम्हें पढ़ रखा है, पेपर दे के घर आ गए हो और अभी भी बोल रहे सर धीरे धीरे कराओ। तो बताओ फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और दुनिया में कोई नहीं है ना। अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना अरे सर इतना जल्दी क्यों करा रहे हो हैं, तो उन बच्चों के लिए है ये वर्ड। ठीक है, ये P है और ये Q है। X का मान अगर मैं 0 मानूंगा तो Y का मान क्या हो जाएगा 6, और अगर मैं Y का मान 0 मान दूंगा तो 2x बराबर 6 आएगा, 2 3 6। तो ये P बिंदु Q निकल गया समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है x माइनस के 2 y बराबर माइनस के 2। x का मान 0 मानेंगे ये छुप गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2। y का मान 0 मानेंगे ये छुप गया, x का मान माइनस का 2। तो ये r बिंदु ये h बिंदु। ठीक है, अब मेरे पास यार ग्राफ तो है नहीं, ठीक है, ग्राफ है नहीं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पे आपको करके दिखाऊँ, सही सही उत्तर आ जाए। ज़्यादा बड़े मान तो है नहीं ना, चलो ट्राई करेंगे आ जाए ठीक ठीक। ठीक है, बराबर दूरी पे ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2। देखिए ये ले लीजिए, इधर हमारा क्या होता है एक्स एक्स प्लस में, इधर हमारा एक्स डैश माइनस में, ऊपर वाई का मान प्लस में होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव में। पहले वाले बिंदु पर अगर हम आ जाए, पहला वाला बिंदु है एक्स पे 0 वाई पे 6। देखो 1 2 3 4 5 6, ये पहला बिंदु आ जाएगा P 0,6, फिर 3,0, एक्स पे 3 जाओ, ठीक है, एक्स पे 3 वाई पे 0, ये बिंदु हमारा Q है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींच दिया। समीकरण का नाम भी लिख दो पहले वाला, ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 6 का। अगला वाला क्या है, एक्स पे 0 वाई पे 1, एक्स पे 0 वाई पे 1, ये हमारा बिंदु है R। ठीक है, और नेक्स्ट वाला बिंदु क्या है, एक्स पे माइनस का 2 वाई पे 0, ये बिंदु हमारा H। अब इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचो, ठीक है, ये खींच दिया। अब देखो ये कहाँ कहाँ गई है, देखो ये बिंदु है ना, देखो यहाँ पे गई है, एक्स पे 2 गई है, और यहाँ देखो वाई पे भी 2 गई है। ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम T दे दो। एक्स पे कितना गया 2, और वाई पे कितना गया 2, आंसर आ गया, अर्थात एक्स का मान 2 होगा और वाई का मान कितना होगा 2। ठीक है जी, ये वाला भी क्वेश्चन आराम से बन गया। नेक्स्ट, या तो ये करना था या फिर ये करना था, अब ये भी कर सकते थे, इसको बोला है हल कीजिए। अब हल किसी भी विधि से आप कर सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो विधि आपको अच्छी लगे वो विधि आप लगा दो यहाँ पर। तो आ जाते हैं अथवा वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हम तो सारे ही कर रहे हैं। अथवा वाले में आ जाओ, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें दे रखा है 3x माइनस का 2, और यहाँ पर है 5y 3 बराबर माइनस के 2। लॉस आ जाएगा 2 3 6, 3 3 9x, 2 5 10y माइनस के 2। तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 10y, और बट्टे का इधर गुणे आ जाएगा, 6 2 नहीं पा रहा। ये हमारा पहला समीकरण ढंग से आ गया। अब दूसरा हमें दे रखा है x के बट्टे में 3 प्लस y के बट्टे में 2, और यह 13 बट्टे में 6, यही है ना। अब इसके बट लॉस गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6, गुणा इसके साथ 2 गुणा x, 2x, यहाँ से आ गया 3y, ठीक है, और ये 13 बट्टे 6, इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 कटा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब इसको आप विलोपन से करो, प्रतिस्थापन से करो, किसी भी विधि से करो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ x को, इसमें 9 लिखा है, इस वाले में 9 से गुणा करो, इसमें 2 लिखा है, इस वाले में 2 से गुणा करो, और यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया।
अब 2 से अंदर गुणा करूँगा तो 9 दूनी 18x, 2 नहीं 20y और 12 दूनी 24। 9 से गुणा करूँगा 9 दूनी 18x, 9 तिया 27y और ये जगह 13 नम्मा, ठीक है क्या है 13 गुणा 9 है, 13 नम्मा 117। समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह नीचे वाले बदल जाते हैं, प्लस माइनस कटा तो ये 47 आ गया, माइनस के 47y और माइनस के 24 और प्लस देखो दोनों नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा 141 नेगेटिव के, नेगेटिव से नेगेटिव कटा, 47 तिया, देखो 47 तिया कितना होता है, 47 तिया 141, तो y का मान आ गया 3। चूँकि y का मान इस समीकरण में हम रख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 13 है ना, यहाँ रख देंगे, y का मान है 3, 2x 3 तिया 9 प्लस का 9 इधर के माइनस का हो गया, 13 में से 9 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, x का मान 2 होगा, y का मान 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखो सब कुछ जो एग्ज़ाम में आया है वो हमने पढ़ा है, वही में से आया है। अगला प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 6 वर्ष बड़ी है, उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया, तो शानदार क्वेश्चन है। माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष, इसीलिए रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु के उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 जोड़ देंगे। कह रहे उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, देखो अभी x वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 3 जोड़ देंगे, और उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की मम्मी की आयु, रोहन की माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 में और 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष, है कि नहीं। प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्नानुसार कि 3 वर्ष बाद जो आयु है ना, अगर उनको आप गुणा कर देते हो तो उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। ठीक है, 360 हो जाता है, तो गुणा करो x गुणा x स्क्वायर 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस 29 गुणा 3 कितना होता है 87, और ये प्लस का 360 इधर का क्या हो जाएगा माइनस के 360। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब आपको क्या करना है, आपको 360 में से घटा देना है 87, तो ये आ जाएगा 273, 273 द्विघात समीकरण आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1, ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको हम गुणा करें तो 273 है और घटाए तो 32 है। ठीक है, घटाए तो 32 है। अब हमें पता नहीं चल पा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा 273 का। ठीक है ना, देखो 273 को काटिए, किससे कटेगा ये 7 3 से कट जाएगा, 3 नम 27, 3 एकम 3, फिर किससे कटेगा 13, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। ठीक है, यही आ रहा है 273 है ना, x प्लस 3 और x प्लस 29। ठीक है, 29 और 3 32, अच्छा घटाने पे 32 आना चाहिए ना। देखो 13 तिया 39
39 में से 7 घटा दो 32 आ जाए। हाँ 39 और 7 होगा। वो दो संख्या क्या होगी बच्चों? 39 और 7 होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये हो गया 39 माइनस के 7x। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से x सुबह और इस x बाहर आ गया 39, नेगेटिव 7 बचा, x बचेगा नेगेटिव बाहर है अंदर प्लस 7 यहाँ 21, 7 नम 63। तो ये दो चीज़ समान आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो दो बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और x माइनस 7 जो ओपनिस्ट निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। एक बार इसको ज़ीरो मानेंगे, यदि x प्लस 39 बराबर 0 तो प्लस का 39 इधर आके माइनस का होगा जो कि है अमान्य, माइनस में नहीं होती आयु। और यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो माइनस के साथ आके प्लस का हो जाएगा। तो रोहन की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 7 वर्ष होगी। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी? 7 वर्ष होगी। तो ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल गया, 4 नंबर आराम से पॉकेट में। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहे यदि ए और बी क्रमशः हो तो ये बिंदु दे रखे हैं और पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ताकि ए पी इस रूप में है और पी रेखाखंड ए बी पर निश्चित हो। ठीक है, तो ये हमें बताना है। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं। 19वां क्वेश्चन है। 19वां में हमारे पास एक रेखाखंड है बच्चों, ये ए है, ये बी है। ए हमें दे रखा है -2 -2 और बी हमें दे रखा है 2, -4। पी रेखाखंड यहाँ है, उसका निर्देशांक मैंने मान लिया x, y है। और हमें प्रश्न में दे रखा है, एक्चुअली यहाँ पर अगर m1 और ये जो अगर m2 में मिल जाए ना तो हम विभाजन सूत्र लगाकर ये बिंदु निकाल सकते हैं, क्योंकि ये विभाजन बिंदु है। प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो ए पी है वो 3/7 ए बी है। तो ये बट्टे के तरह के क्या हो जाएगा गुणे में? 7 ए बी, और ये गुणे के तरह के बट्टे में हो जाएगा ए बी। अनुपात का मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए पी अनुपात पी बी निकालना है। ओके, चूंकि हम जानते हैं ए बी किसके बराबर है? ए पी प्लस पी बी के बराबर है, इसी के बराबर है। तो ए बी की जगह मैं ये मान रख सकता हूँ, ये मान रख दूंगा ए पी बट्टे में 3। ये बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा 7 ए पी, यहाँ हो गया 3 ए पी प्लस 3 पी बी, प्लस का 3 ए पी इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 3 ए पी, ये हो गया 4 ए पी। ठीक है, अब ये गुणे में इधर के क्या हो गया? बट्टे में आ गया, और ये गुणे के इधर के बट्टे में आ गया। और बट्टे का मतलब ही क्या होता है? अनुपात। ठीक है, 3:4। तो m1 हमारे पास एक्चुअली कितना आ गया? 3। m2 हमारे पास आ गया 4। ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। अब ये बिंदु हमारे फट से निकल जाएंगे। अब हम क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र लगा देंगे। क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है सूत्र? m1 x2 m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है? 3। x2 का मान है 2। m2 का मान है 4। x1 का मान है -2 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बट्टे में 7, ये आगे -2/7। अब हमें y निर्देशांक निकालना है, चूँकि y बराबर सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो देखिए m1 का मान है 3, y2 का मान है -4, m2 का मान है 4 और y1 का मान है -2। m1 प्लस m2, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 और 3 7, तो -20/7। इसलिए बिंदु P जो हो जाएगा x, y बराबर x का मान -2/7
और y का मान -20/7। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कि सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध करके ही लाना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है और ये या तो इसको हल करके ये लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं, दोनों करेंगे, हम तो सारे कर रहे हैं ना, टेंशन मत लो, सारे बढ़ाए ना। तो 20वें पे आ जाएंगे, लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेंगे तो हमारे पास क्या है, tan थीटा 1 - cot थीटा प्लस में है cot थीटा 1 - tan थीटा। ठीक है, क्या होता है नियम, अगर कोई सर्वक्षमिका लग रही है तो लगाओ, नहीं तो साइन कॉस में बदलो। कोई सर्वक्षमिका नहीं लग रही है, साइन कॉस में बदल देंगे। tan को मैं लिख सकता हूँ साइन बट्टे कॉस, और कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और tan का हो जाएगा साइन बट्टे कॉस। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं था, इसके बट्टे में कुछ नहीं। ये भिन्न दिख रहा है आपको, जब भिन्न दिखे तो भिन्न को पहले हल किया जाता है। ऊपर हमारा है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा साइन थीटा, साइन एक कम साइन, और यहाँ से आ जाएगा कॉस एक कम कॉस, प्लस ऊपर है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, यहाँ से कॉस, कॉस एक कम कॉस, और यहाँ से साइन एक कम साइन। अब जानते हैं, अब इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो साइन गुणा साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसकी गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी गुणा इसके साथ, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब आप देखो हल करना है, ये चीज़ और ये चीज़ लगभग सेम है, बस चिन्ह का फ़र्क है। तो मैं क्या करूँगा ना, अच्छा इसमें तो कुछ नहीं करना है, अरे माइनस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव ओवनिश लूँगा। जैसे ही नेगेटिव कॉमन लूँगा, नेगेटिव गुणा पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, और फ़ायदा क्या होगा कि जो नेगेटिव वाला है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव वाला है वो हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा इसलिए किया है ताकि लॉस ऑफ लेने में आसानी हो, सेम टू सेम आ जाए। लॉस ऑफ लेंगे, जो 2 बार है उसको हम 1 बार लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो बच गए उनको गुणे में डाल दो। अब भाग देंगे, इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या बचा साइन, साइन गुणा साइन स्क्वायर, साइन की घात 3 थीटा। इससे भाग देंगे, ये कटा, इससे ये कटा, क्या बचा कॉस, कॉस गुणा कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। और आप जानते हैं ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर, सूत्र लगाओ, तो ये हो जाएगा ए माइनस के बी, अंदर आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए गुणा बी। नीचे क्या हमारा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा गुणे में साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये चीज़ और ये चीज़ गुणे भाग में कट गया। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 के बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बट्टे में भी आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, सो देखिए इससे तो ये कट गया, और 1 के बट्टे में साइन, 1 को गुणे में 1 लिख सकता हूँ ना मैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 के बट्टे में कॉस, और 1 बट्टे साइन क्या होता है कॉसेक, 1 बट्टे कॉस क्या होता है सेक, प्लस 1। यही हमें सिद्ध करना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, यही सिद्ध करना था। हो गया बड़े आराम से। ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है बच्चों, सारा कुछ पढ़ा रखा है, ऐसा कुछ भी ना हो, नहीं है जो मैंने आपको कभी पढ़ाया ना हो और जो आपको ना आता हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं ये वाला, या तो इसको ये सिद्ध करो, ठीक है, ये लाना है।
तो हल करते हैं। अथवा में आ जाओ। अथवा में क्या है हमारे पास, कॉस ए बट्टे में 1 माइनस टेन है, बाएं पक्ष लेंगे दाएं पक्ष के बराबर लाना है, और ये साइन है बट्टे में 1 माइनस कॉट ए। तो देखो कोई सर्वक्षम का नहीं लग रही है, साइन को बदल देना है, तो ये कॉस टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन बट्टा कॉस, और कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस बट्टा साइन। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, ले लिया। अब हल करना पड़ेगा भिन्न, जहाँ दिखता है उसे हल करते हैं। कॉस एक कम कॉस, कॉस एक कम कॉस माइनस साइन एक कम साइन, लॉशअप आ जाएगा साइन, साइन एक कम साइन माइनस कॉस एक कम कॉस। आपको पता है ये बट्टे वाला ऊपर गुणे में आ जाएगा, तो कॉस गुणा कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस ए माइनस के साइन ए, प्लस साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा साइन माइनस कॉस। तो देखो लॉशअप सेम टू सेम चीज़ है, बस चिन्ह का फर्क है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस उपनिष्ठ ले लूँगा, तो माइनस जैसे ही निकालूंगा उपनिष्ठ माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो इसके बट्टे में और इसके बट्टे में आ गया सेम टू सेम, तो लॉस ऑफ सेम टू सेम है होने पर वही आ जाता है, और जब नीचे सेम टू सेम होता है ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है, माइनस है तो माइनस लग गया। ठीक, और आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस के बी होता है। ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन है और गुणे में कॉस ए माइनस के साइन है, बट्टे में क्या है कॉस ए माइनस के साइन है। इससे ये क्या हो गया, कट गया, और आपको जो प्रूफ करना था वो आपको आसानी के साथ मिल गया। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था, कॉस प्लस साइन है, हो गया। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखो। ये प्रश्न भी हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाल दिया जाता है, शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 21 नंबर, हमारे पास क्या है, बेलन है, ठीक है, ये हमारे पास बेलन है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, और आधार की जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे दिया है बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन की जो त्रिज्या आर बराबर वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। प्रश्न में बोला गया इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या वाला एक शंकु काट के बाहर निकाला जाता है, एक लंबवृत्तीय शंकु काट के बाहर फेंक दिया जाता है। तो बचे हुए ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका आयतन निकालना है। आयतन कैसे निकलेगा, जब बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन काट के फेंक दोगे तो निकल जाएगा। चूंकि शंकु का भी वही ऊंचाई है, शंकु की त्रिज्या भी वही है, दोनों की त्रिज्या दोनों की ऊंचाई समान है, अतः शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा, वो होगा बेलन का आयतन माइनस क्या हो जाएगा, माइनस शंकु का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ओबनिस्ट, पाई आर स्क्वायर कम पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से बचेगा 1/3। ठीक, तो पाई का मान अभी नहीं रखा, आर का मान कितना है, आर का मान है
6 और h का मान है 14। देखो 3 एक कम 3 -1/3 लॉशॉपर लेके हल कर दिया। पाई का मान रख दिया आपकी बार 22/7। ये हो गया 6 छंग 36, ये गुणे में है 14 और यहाँ से बचेगा 2/3। 7 दूनी 14, 3 से काटोगे 3 एक कम 3 दूनी, तो ये आ जाएगा 22 गुणे 12 दूनी 24 दूनी 48। ठीक है, 22 को आपको गुणा कर देना है किसके साथ, 48 के साथ, तो यह आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 5 नंबर में। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब प्रश्नावली ये वाला क्वेश्चन था नहीं लेकिन दे दिया गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। दूसरे शर्त में बोल रहे हैं यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमा मतलब आयत का लंबाई और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, सो देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, जो हमारा वास्तविक आयत है ये है। ठीक है, मैंने वास्तविक आयत की जो लंबाई को माना, ये जो लंबाई है उसको x माना है और चौड़ाई जो है उसको मैंने y माना। ये लिख देना माना, ये जो वास्तविक आयत है। ठीक है, लंबाई मैंने लंबाई को x माना और चौड़ाई को y माना, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये जो हमारे पास घटाने बढ़ाने से पहले जो नॉर्मल आयत है, नॉर्मल खेत जो हमारा है उसका क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में ये बोला है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है अगर उसकी लंबाई कम कर दी जाती है। जो नया आयत बनाते हैं ना, नया आयत जो बना है पहले वाले की तुलना में जो लंबाई है वो 5 इकाई कम कर देते हैं, माइनस हो जाएगी, और चौड़ाई बढ़ा दें। चौड़ाई अगर हम बढ़ा दें वही में कितना बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया जाए, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, नए खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है इतनी, चौड़ाई है इतनी, गुणा कर दो x गुणा वाई, एक्स वाई एक्स गुणा 3, तो ये हो जाएगा प्लस के 3x। फिर y से गुणा करोगे, x से हो गया, अब 5 से गुणा करेंगे ना, -5y और 5 दिया 15, ये हो जाएगा। तो ये कम हो गई, पहले से कम हो गई, कितनी कम हो गई, 9 वर्ग इकाई कम हो गई। इसलिए कम हो गई मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये प्रश्न बोल रहा है कि पहले जितना था, पहले क्षेत्रफल इतना था, उसके बाद नया जो खेत क्षेत्रफल वो ये है एक्स वाई प्लस का 3x माइनस के 5y माइनस के 13, कितनी कम हो जाती है, 9 कम हो जाती है। तो प्लस का और ये माइनस का कट्टा, प्लस इंटू माइनस, माइनस के 3x माइनस माइनस प्लस के 5y और ये हो गया प्लस के 13, तो ये हो जाएगा माइनस के 3x प्लस के 5y प्लस के 13 इधर के माइनस का 13, यानी कि माइनस का 3x प्लस के 5y माइनस के 4। ये हमें मिला पहले कंडीशन से पहला समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एक्स वाई और प्लस का 3x, ठीक है, माइनस के भाग सही है। अब आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में आ जाते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया, अगर हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई भी बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नया लंबाई क्या बोला है कि 3 इकाई बढ़ा देते हैं, पहले x थी 3 बढ़ा दिया, और नया जो चौड़ाई है वो 2 इकाई बढ़ा दें y+2, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, सब कुछ बढ़ा रहे हो तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। ये लंबाई है गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है ना।
गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा 2x। एक सेकंड, हमने गुणा सही किया है ना, एक्स वाई, ठीक है। 3y और 3 दूनी 6। अब ये बड़ा हुआ है क्षेत्रफल, इसलिए प्रश्नानुसार कि अब क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 67 बढ़ जाता है। यानी कि ये बड़ा हुआ है, इसमें से अगर पहले का जो क्षेत्रफल हम घटाएं तो कितना बढ़ा हुआ है? 67 बढ़ गया। तो प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई घटा 2x प्लस 3y, और ये 6 जो प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y क्या हो जाएगा? 61 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब हमें इस समीकरण 1 को और 2 को हल कर देना है, हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। तो विलोपन विधि से हल करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। सो किसको हटा दें? इधर x का गुणा जो 2 है इस वाले में 2 से गुणा करो, इधर 3 इस वाले में 3 से गुणा करो, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 5 10y और 4 दूनी 8। 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 1 3 3 6 18। देखो विपरीत चिन्ह है, जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो कटा, विपरीत चिन्ह में जोड़ने पर, और यह हो जाएगा 19y। और यहाँ से घटाएंगे 183 में से हमें घटा देना है 8, कितना आ जाएगा? 175। अरे 175 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार। 3 1 3 3 6 18, कुछ समीकरण में गड़बड़ लग रहा है मेरे को। पहले वाले में कुछ अजीब लग रहा है ना, पहले वाले में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। गुणा करेंगे x माइनस 5 वाई प्लस 3, एक्स वाई और x गुणा 3, 3x 5y माइनस 5 3। ओह शिट, देखो 5 3 13 लिख दिया मैंने। कह रहा हूँ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ ही हुआ है, क्योंकि आंसर मुझे थोड़ा स्टार्टिंग से गड़बड़ लग रहा था। 5 3 15, अरे यार 5 3 15, 15 प्लस के 15 इधर के माइनस के 15, तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। हमेशा रीचेक कर लिया करना है, ऐसे ही पता नहीं लगता कि हमें लग रहा है हम सभी सही कर रहे हैं। तो हाँ, अब बस यहाँ पर माइनस का 6 होगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना आता है। एक सेकंड, अब तो गुणा भी तो करना पड़ेगा ना। 2 छंक 12 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 12, ठीक है। तो 183 में हमें 12 घटा देना है, 171 आ जाएगा। 19 9 171, पाई का मान आ गया 9। छोटी सी मिस्टेक हुई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के। अब हम मान रख देंगे, चूँकि इसीलिए रीचेक किया जाता है कि रीचेक में अगर कहीं बाई द वे गलती आपको लगे तो वो सुधार पाते हो। इसीलिए रीचेक के लिए हमेशा टाइम बचा कर रखना चाहिए। वाई का मान रख देंगे, गलती किसी से भी हो सकती है, मैं भी इंसान ही हूँ यार, भगवान नहीं हूँ, है ना। 9 3 27, और देखो ये प्लस का 27 इधर के माइनस का हो जाएगा। घटाओगे 11 में 7 घटाएंगे 4 और 5 में 2 घटाएंगे 3, 2 1 2, 2 7 14, यानी कि जो लंबाई होगी वो 14 होगी और चौड़ाई कितनी होगी? 9 होगी। ये हमें प्रश्न का आंसर, हाँ, उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इस प्रश्न को तो मैंने कितनी ही बार करा दिया है ना, और कल के मॉडल पेपर पे भी मैंने कराया था और मैंने बोला था कि आएगा ही आएगा, अथवा में आ गया है, ठीक है, अथवा में आ भी गया है। तो चलिए करते हैं। कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या कि अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए करते हैं ज्ञात। 2 अंकों की संख्या है, तो इकाई अंक दहाई अंक, ये इकाई अंक और ये दहाई अंक, माना इकाई अंक x और दहाई अंक को मैंने y मान लिया, ठीक है। तो संख्या का जो वास्तविक रूप होगा
दहाई पे y है यानी कि 10y प्लस एक्स, और पलटने पर संख्या क्या होगी, पलटने पर संख्या मतलब ये वाला इधर आ जाए और ये वाला इधर, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। प्रथम शर्त अनुसार आ जाओ। प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि इस संख्या के अंकों का योगफल 9 है, यानी कि x प्लस वाई को अगर आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 9। ठीक, फिर आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, वास्तविक संख्या जो भी है उसका 9 गुना इसके पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। ठीक, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x, और इधर हो जाएगा 20x प्लस 2y। x को एक तरफ लिखो, y को एक तरफ, प्लस का 2y इधर के माइनस का 2y, प्लस का 9x इधर के माइनस का 9x। 90 में से 2 घटाएंगे 88y, और 20 में से 9 घटाएंगे 11x। 11 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 11 अट्ठे 88, तो x का मान कितना आ गया, 8 भाई। x का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर एक हमारे पास क्या है उसको एक बार लिख लो, x प्लस वाई बराबर 9, x का मान कितना है 8y प्लस का y, तो ये हो जाएगा 9y बराबर 9, 9 एक कम 9, तो y का मान आ गया 1। चूँकि x बराबर है 8y, y का मान 1, तो x का मान आ गया 8। इसलिए संख्या आपने क्या मानी थी, संख्या आपने x y मानी थी, y का मान है 8। ठीक है, y का मान है 8 और सॉरी x का मान है 8 और y का मान है 1, तो आंसर आ जाएगा 18। तो वो संख्या कितनी होगी, 18 होगी। आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कल ही कराया था ये क्वेश्चन। कह रहे एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखो, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी मीनार है, ये हमारी मीनार है। तो कह ले पहली बार में जो छाया की लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और पहली बार में जब उन्नयन कोण है ना वो 60 है, और मान लेते पहली बार में जो छाया है वो x है और जो मीनार की ऊंचाई है वो h है। थोड़ी देर बाद जो उन्नयन कोण है वो घटकर 30 हो जाता है। कभी घटेगा जब दूर जाएगा, यहाँ पे हो जाता है, और उस स्थिति में ना छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 मीटर बढ़ जाती है। तो टोटल समझ गए चित्र, पहले यहाँ थी, अब जब छाया इधर आ गई तो यहाँ से जब यहाँ पे आई तो कितनी मीटर बढ़ गई छाया की लंबाई, 40 मीटर। तो इसको नाम मैंने दे दिया A, B, C और D। हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। ठीक, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। चित्र बन गया। 2 समकोण त्रिभुज मिलेंगे आपको, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। इनको हल करो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। त्रिभुज ABC में ABC में क्या है देखो बच्चों, हमें AB पता है और BC हमें लेना ही पड़ेगा। इसमें यहाँ पता है ना इस सीध में, तो इसको लेना पड़ेगा AB बट्टे BC। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब हुई और ये हुई आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है 60। AB को हमने h माना और BC को हमने x माना। tan 60 का मान होता है √3। तिरछे गुणा कर दोगे ये आ जाएगा √3x। h का मान क्या होगा √3x। फिर आ जाइए बड़े त्रिभुज में, बड़े समकोण त्रिभुज में ABD में, ABD में आ जाओ। ABD में देखो ये हमें निकालना है AB, और ये हमारा पता है इतना है, लेकिन पूरा लेना पड़ेगा, आधार तो पूरा ही है ना DB। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा। थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री। AB का मान हमने h माना है और DB क्या है 40 + x।
एन 30 का मान होता है 1/√3। तिरछे गुणा करोगे, किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा कर दें वही रहता है, और ये हो जाएगा h√3। ठीक है, h√3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, h का मान हमें मालूम है ना, यहाँ उठा के रख देंगे। h का मान रख दो, h का मान है √3x और बाहर से √3। √3 और √3 सिर्फ 3x, और ये प्लस के x इधर के क्या होगा माइनस के x, तो यहाँ बचा 2x। 2 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 2 दूनी 0। x का मान आ गया 20, इसलिए हमारे पास जो ऊंचाई थी वो थी x√3। x का मान है 20, वो हमने रख दिया उठाकर यहाँ पर। तो जो ऊंचाई होगी बच्चों मीनार की वो कितनी होगी, 20√3 होगी। मिल गया आपका आराम से, हो गया आपका आराम से। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक दूसरे बिंदु पर टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। टी पी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू स्पर्श रेखाओं पर परस्पर टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। टी पी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है। ठीक है, ये एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन 10वें चैप्टर का है, और ये मुझे जहाँ तक लगता है ये उदाहरण का ही प्रश्न है। तो कोशिश करते हैं हम चित्र बनाने की। तो देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला है, ठीक है, और इसका केंद्र का नाम दे देते हैं O। टी पी और टी क्यू, और त्रिज्या में बोला गया है कितना, त्रिज्या में बोला गया है 5 सेंटीमीटर है। और जो जीवा की लंबाई है, जीवा की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये वाली जो है ना, ये है 8 सेंटीमीटर। तो और उसके बाद हमसे बोला टी पी। ठीक है, टी पी की लंबाई निकालो। फिर मैंने इससे इसको मिला देता हूँ। ये पी है और ये हमारा क्यू है। पी क्यू हमें 8 दे रखा है। ठीक है, हमें टी पी की लंबाई निकालनी है। ये इधर से जाएगा तो इसको समद्विभाजित करेगा। देखिए अब ये, हाँ मुझे जहाँ तक लग रहा है ना ये उदाहरण का ही प्रश्न है। देखिए चित्र तो मैंने बना दिया, चित्र हमने बना दिया। हमने पहले क्या किया, ओ से टी को मिलाया। जब हम टी को मिलाएंगे ना, इसको ये समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 4, और ये 90 अंश का कोण भी बन रहा है। हमें निकालना है टी पी। हमें क्या निकालना है, टी पी। तो इस बिंदु का नाम मैं नाम देता हूँ आर। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज पी आर ओ में, पी आर ओ में। तो देखो ये 90 है ना, कर्ण का वर्ग, कर्ण है 5, कर्ण का वर्ग क्या होगा, आधार का वर्ग ओ आर का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब कितना है, 4 का वर्ग, 25 का वर्ग, 5 का 25 ओ आर, 4 का वर्ग 16। संख्याओं को एक तरफ लिखो तो ये आ जाएगा 9। ओ आर क्या होगा, 9 का वर्गमूल। तो ओ आर आ जाएगा 3। ओ आर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, ओके, ये हमें मिल गया 3। अच्छा, ये हमें मिल गया 4। टी पी बट्टे पी ओ, फिर आर पी बट्टे आर ओ। देखो ये इधर 90 है और ये इधर भी क्या है 90, और ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गई, समरूप हो गई। तो देखो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज टी आर पी समरूप है त्रिभुज पी आर ओ के।
क्योंकि दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यहाँ से ले लिया मैंने TP और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा PO। यहाँ से ले लिया मैंने RP, यहाँ से ले लिया RP और यहाँ से आ जाएगा RO। देखो TP का मान हमारे पास प्रश्न में निकालने के लिए बोला है। PO का मान प्रश्न में 5 दे रखा है। RP हमारे पास 4 है और RO का मान जस्ट अभी हमने निकाला है कितना 3 है। तो TP निकालना है। ये बट्टे में गुणे में आ जाएगा 4 पंजे 20, बट्टे में 3, तो TP का मान होगा 20/3 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला भी था कि ये उदाहरण या फिर और एक उदाहरण है NCERT में, उदाहरण नंबर 2 करके मैंने बोला था आएगा ही आएगा, तो उनमें से ये वाला आ गया इस साल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, ये वाला पिछले साल भी आया था और इस साल भी दे दिया गया है। ये क्वेश्चन भी मैंने कल सॉल्व कराया था, लेकिन ये 2 नंबर में था, ये 5 नंबर में आ गया। आपकी किस्मत अच्छी है। देखो इस वाले में आ जाओ। कह लो 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे एक खंभे के आधार से 1.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। देखो यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन डिक्टो पिछले साल यही क्वेश्चन सेम आया था और ये चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर ये जो 6 है ना उसका ये प्रश्न है और ये हर साल एग्जाम में आता है। देखो मैंने उस दिन भी बोला था, उस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। देखो ये हमारी मीनार है, ये हमारी मीनार है और ये हमारी लड़का है। यहाँ से ऐसा चित्र बनेगा इस वाले में। ठीक, अब देखो इसको हल करते हैं। 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का है। तो जो ये लड़का है, ये लड़का है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है प्रश्न में दे रखा है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर को बदल दो मीटर में, सब मीटर में है ना, मीटर बदलने के 100 से भाग करते हैं तो 5 तियाँ 5 दूनी 10, 3/2 मीटर। ठीक है, ये लड़के की हाइट है। उसके बाद हमें क्या बोल रखा है, 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे एक खंभे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि यह भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 4 सेकंड बाद उस लड़के की लंबाई क्या होगी। तो देखिए ये जो मीनार है, लड़का ना पहले यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, लड़के की चाल दे रखी है, तो ये दूरी हमें नहीं पता। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। लड़का पहले यहाँ था और वो 4 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया और लड़के की छाया ये बन रही है, लड़के की छाया यहाँ से यहाँ तक बन रही है। ठीक है, तो लड़के की छाया मैंने नाम देता हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने A B, ये C, ये है D, ये है E। तो लड़के की छाया मैंने x मान ली जो कि हमें निकालनी है। ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल हमें दे रखा है प्रश्न में 1.2 मीटर प्रति सेकंड, 1.2, और समय कितना दे रखा है, 4 सेकंड। समय दे रखा है 4, 12 चौके 48, 4.8 मीटर। ये दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 4.8 है। उसके बाद यदि बल्ब लगे भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो ये जो है ना, ये जो है ये 4.5 मीटर है, ये 4.5 मीटर है और लड़के की हाइट भी हमें दे रखा 3/2। तो हमें ये निकालना है। अब देखो ये चीज़ 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CDE के, क्योंकि दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो इसका आ जाएगा AB बट्टे इसका आ जाएगा CD बराबर आ जाएगा, इसका आ जाएगा BE और इसका आ जाएगा DE। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। AB का मान हमारे पास है 4.5 और CD का मान कितना है, CD का मान है 3/2।
ठीक। और बी का मान क्या है 4.8 प्लस एक्स, और डी का मान कितना है एक्स, जो कि हमें निकालना है। ये बट्टे का 2 इधर क्या हो जाए गुणे में, 4.5 दूनी 9 बट्टे में 3, और ये आ गया 4.8 एक्स बट्टे में एक्स, 3 3 9 तिरछे गुणा करोगे ये हो जाएगा 3x बराबर 4.8 प्लस एक्स। तो देखो प्लस के एक्स, एक एक्स इधर के घट जाएगा तो बचेगा 2x, काटोगे 2 दूनी 4 2 चौके 8, तो जो उस टाइम पे छाया की लंबाई होगी वो होगी 2.4 मीटर, 2.4 मीटर होगी उस टाइम पे लड़के की छाया की लंबाई, परछाई की लंबाई। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC BAC के बराबर है कोण, तो दर्शाइए कि ये चीज़ के बराबर होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में दे दिया गया। हमारे पास देखो बच्चों एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों आई थिंक एग्जाम्पल का है, नहीं एग्जाम्पल का नहीं है, प्रश्नावली का ही है। ABC हमारे पास एक त्रिभुज है, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो ADC कोण है, ADC जो कोण है ये वाला कोण किसके बराबर है, BAC के इस कोण के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है हमें, क्या दिया है कि भैया ADC ना BAC के बराबर है, और सिद्ध क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिद्ध करना है CA² बराबर है CB गुणा CD, ये हमें दे रखा है। अब आप देखो भाई, यहाँ देखो CA² 2 बार नहीं, CA यहाँ मिलेगा और सब CA जब यहाँ लोग मिलेगा, जब ये वाला त्रिभुज इन दोनों को जब समरूप दिखाओगे तो ही बात बने पाएगी। तो ये लिखेंगे त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में। देखो भाई अब तुम छोटा वाला त्रिभुज लोगे तो भी आएगा और बड़ा वाला लोगे तो भी आएगा, तो कोण C दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। क्यों बराबर ही है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। उसके साथ साथ ये दोनों में ये वाला कोण ये वाला तो बराबर दे ही रखा है कि भैया ADC जो कोण है वो बराबर है BAC के, ये प्रश्न में दिया है। और जब किसी दो संगत त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर दिखा दो तो वो ऑटोमेटिकली समरूप हो जाती है। अतः एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC के। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो मैं यहाँ से ले लूँगा AD, यहाँ से आ जाएगा BA, यहाँ से आ जाएगा CD, यहाँ से आ जाएगा AC, यहाँ से आ जाएगा AC बट्टे यहाँ से आ जाएगा 20। ठीक है, इन दोनों को बराबर ले लूँगा, AC गुणा AC² और ये लग जाएगा BC गुणा CD, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है जी, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया बड़े आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना है, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई इतनी है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आपको निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है ना, एक तंबू है जो कि बेलन के आकार का है, ठीक, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक शंकु अध्यारोपित है, शंकु आकार का है। यहाँ पर ही कपड़ा लगा है, नीचे कपड़ा नहीं लगा है, यहाँ पे कपड़ा नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न में हमें क्या बोला है कि यदि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 2.1 है, ठीक है, और शंकु की जो ऊंचाई है और जो व्यास है वो 4 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगा। और शंकु की जो त्रिज्या ऊंचाई है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई यहाँ से लेकर ये दे रखा है 2.8 मीटर, और इसकी त्रिज्या भी वही होगी 2 मीटर, क्योंकि अध्यारोपित बोला है ना, अध्यारोपित में बोलने पर दोनों की त्रिज्या समान होती है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, बेलन,
बेलन की ऊंचाई वो दे रखी 2.1 मीटर। बेलन की त्रिज्या 4/2, 4 की आधी, व्यास की आधी होती है तो 2 मीटर। और शंकु की त्रिज्या सेम वही रहेगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 और शंकु की त्रिज्या R वो है 2 मीटर। इसलिए कैनवस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, ऊपर से शंकु है, ठीक है। शंकु का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πRH और शंकु का होता है πRL, ठीक है जी। तो देखिए πR ओबेनिस्ट है, यहाँ से बचेगा 2H, यहाँ से बचा L। पाई का मान कुछ नहीं बोला तो 22/7 रखते हैं। R का मान हमारे पास कितना है? 2 है। 2H हमारे पास है 2.1 और L का मान है 2.8। तो देखो यहाँ से आ जाएगा अभी 22 गुणा 2/7, ये हो जाएगा 4.2 और ये हो गया 2.8, तो ये हो गया 7। 22 दूनी 44/7 और यहाँ से आ गया 7 से 7 कटा, कितना बचा? 44 मीटर स्क्वायर। तो कितना कैनवस लगेगा? 44 मीटर स्क्वायर कैनवस लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं हमारे आखिरी वाले प्रश्न पर। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन दे रखा है अथवा करके, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। देखो मैंने सारे करवा दिए आपको अभी, है ना, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा अथवा वथवा में, सारे करवा दिए। कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। कोई जीवा है जो कि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पर। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो वृत्तखंड है ना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। प्रश्न में 120 डिग्री वाला क्वेश्चन आप नहीं दे सकते। स्टार्टिंग में सिलेबस में मेंशन था, दे दिया इन्होंने, अब क्या ही बोलूँ। अब मैं अपील करने वाला हूँ बच्चों, मैं ट्वीट भी करूँगा, आप लोग ट्विटर पे जाके ना रिप्लाई ज़रूर करना। ट्विटर नहीं है इंस्टॉल कर लेना, ट्विटर को अब एक्स बोलते हैं, उसको डाउनलोड कर लेना और मैं अपील करूँगा उस पर जाके रिप्लाई करना, ठीक है भाई। ये गलत है, सरासर गलत है। 2-3 क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हो गया और हर किसी बोर्ड में देख रहा हूँ, सिलेबस जो था नहीं उसके बावजूद ये क्वेश्चन दे दिया गया है। तो बच्चों का नुकसान है ना इसमें, भाई था नहीं तो क्यों दे रहे हो तुम। तो देखो दिया है हमें प्रश्न में, क्या हल कर देते हैं, वैसे तो आसान ही है। दिया है जो त्रिज्या है हमारी R बराबर 12 सेंटीमीटर है, कोण थीटा बराबर 120 डिग्री है, तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है θ/360 गुणे में πr² 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है। ये होता है थीटा हमारे पास 120 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 12 गुणे 12 स्क्वायर है ना। फिर देखो 12 गुणा 12/2, यहाँ पर साइन 120। बताओ साइन 120 आपके सिलेबस में नहीं है भाई, इसीलिए तो। अब देखो साइन 2 थीटा 120 कैसे लिख सकते हैं ना, इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। साइन थीटा साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2, तो आंसर आ जाएगा √3/2, ठीक है। ये मैंने सूत्र लगाया। देखो एक सूत्र कौन सा लगाया है, कक्षा 11 में मिलेगा आपको। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 60 है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अब हल करेंगे, 12×3 = 36, ठीक है। और 3 से काटोगे 3 चौके 12, और देखो यहाँ पे आ गया 22, 12 चौके 48 बट्टे में है 7, 12 12, अच्छा 12 2 छंग 12,
12×72 और साइन 120 का मान है √3/2 और कटेगा 2 3 6 2 6 12। ठीक है, अब यहाँ 22 को गुणा कर दो 48 से, ये आ जाएगा 1056/7 और यहाँ पर 36 √3 यहीं पर छोड़ दो, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्रश्न में बोला नहीं कि √3 का मान वगैरह रखो, यहाँ छोड़ दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, आखिरी प्रश्न। कहने आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ों हम इस आंकड़े का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो कोई सी विधि का उल्लेख तो इसने किया नहीं है। 5 नंबर में थोड़ा टफ तो देगा ही देगा 5 नंबर में। तो वर्ग अंतराल हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ बारंबारता, यहाँ पर x। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाएगा वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह। पहले ये चीज़ लिख के देख लेते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है 15 से 25, फिर है 25 से 35, फिर है 35 से 45, फिर है 45 से 55, फिर है 55 से 65, फिर है 65 से 75 और फिर है 75 से 85। ठीक है, यही दे रखा है आखिरी। यहाँ हम लिखते हैं कुल। उसके बाद हमें जो बारंबारता दे रखी है वो भी हम लिख लेते हैं। बारंबारता में दे रखी है 6 11 7 4 4 2 1। ठीक है, बारंबारता का योगफल भी हमें चाहिए होता है। सो यहाँ से देखो 6 और 4 10 और 3 और 7 ये हो गया 20, 20 और ये 15 कितने हो गए 35। तो सिग्मा एफ हमें मिल गया 35 जो हमें चाहिए होगा। अब इन दोनों को जोड़ो, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 और आधा कर दो, 40 का आधा 20, सब में 10 के अंदर जोड़ते जाओ। 30 40 50 60 70 80 3 3 6 7। ठीक है, अब वैसे तो देखो बहुत आसान हो गया क्योंकि पीछे ज़ीरो का सेंस नहीं बनता ना, एक्स का मान छोटे में ही काउंट होगा। तो प्रत्यक्ष विधि लगा दे रहा हूँ। 6 दूनी 12 120, 11 3 33 पीछे ज़ीरो, 6 7 28 पीछे ज़ीरो, 5 चौके 20 पीछे से ज़ीरो, 6 चौके 24 पीछे से ज़ीरो, 7 दूनी 14 पीछे से ज़ीरो, 8 1 8 पीछे से ज़ीरो। जोड़ो, ये पीछे से ज़ीरो सबके हैं। 5 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, हासिल लगा 2, 1 3 4, 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 11, 11 और 2 13। तो हम लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने के लिए। कौन सी विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, सबसे आसान विधि। माध्य निकालने की क्या होती है, एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। 1390 को भाग देंगे 35 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 4 बजा 5 8 40। तो आपको भाग देना है 278 में, 7 से भाग देंगे, 7 यहाँ 7 9 7 7 7 1 दशमलव के 2 स्थान तक ले लिए। ये हमें हमारा माध्य मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व कर दिया है, पूरा एकदम, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। ठीक है, सारा कर दिया। और बाकी मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया, तो पढ़ा हुआ ही बोर्ड एग्जाम है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। और कक्षा 11 की पढ़ाई बच्चों शुरू कर दीजिए। मैंने पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बना दी है, जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो चैनल पर जाकर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अपना ख्याल रखें। टेंशन मतलब जैसा पेपर गया सो गया, और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं उसके लिए हम अपील ज़रूर करेंगे। ठीक है, कि उसके नंबर आपको ज़रूर मिले। अगर आप ऐसा चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।